नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारे चैनल के बारे में पता है कि हमारे चैनल के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस मीन सामान्य विज्ञान और जनरल मैथमेटिक्स मीन सामान्य गणित की क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। हम आपको तमाम वनडे एग्जामिनेशन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी सुपर टेट से संबंधित जो सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इन छोटे एग्जामों में, उनसे रिलेटेड चैप्टर वाइज हम आपको पॉइंट वाइज एक एक वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं। साथियों, हमारे क्लास को ज्वाइन करिए। आप सभी अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। हम निश्चित ही आपकी सफलता में सहयोग करेंगे, आपके मंजिल को दिलाने में मदद करेंगे। तो इसी कड़ी में, उसी मंजिल की तलाश में, उसी मंजिल की तैयारी के लिए, अपनी सफलता की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हम लोग पीछे जनरल का साइंस की क्लास में रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्लास किया है, तो उसी रेडियो एक्टिविटी की क्लासों को ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ और जानकारियां रेडियो एक्टिविटी से संबंधित करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी से संबंधित और हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेडियो एक्टिविटी देखिए, सबसे पहले कल बात की गई थी कि कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम आप याद रखिए। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत पहला नाम याद रखिए यूरेनियम। यूरेनियम, फिर इसके बाद एक नाम है थोरियम। थोरियम, पोलोनियम। पोलोनियम, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। तो कुछ नाम बता रहे हैं, आप उन नामों को याद रखिएगा। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और फिर एक है रेडियम। एक क्या है? रेडियम। इन चार नामों को स्पेशली आप याद रखिए, जो आपकी एग्जाम में बहुतायता से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। सिंबल की बात करें तो यूरेनियम यू है, ठीक है, थोरियम TH है, पोलोनियम PO है, पोलोनियम, और रेडियम क्या है? RA है, रेडियम, ठीक है, रेडियम। तो यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम चार क्या हैं? तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक, अब बताया गया कि रेडियो एक्टिव तत्व से तीन तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तीन तरह की रेज निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो इन्हीं तीन तरह की रेज को बोला गया मीन्स अल्फा, बीटा या फिर गामा रेज जो है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं, इन्हीं को बोला गया बेक्यूरल रेज। क्या बोला गया? बेक्यूरल रेज बोला गया। बेक्यूरल रेज, भाई हेनरी बेक्यूरल, मैडम क्यूरी, ठीक है, पियरे, इन सब ने इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमको बताया था, ठीक है। हम लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं, इन्होंने अपनी खोज के द्वारा बताया कि कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे सतत कुछ रेज अल्फा, बीटा, गामा रेज क्या होती हैं? निकलती रहती हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस अल्फा, बीटा, गामा रेज को बोला गया क्या? बेक्यूरल रेज। उन्हीं के नाम पे ही इन अल्फा, बीटा, गामा रेज को बोला दिया गया क्या? बेक्यूरल रेज। क्लियर? तो कोई बेक्यूरल रेज की बात आती है तो बेक्यूरल रेज क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली रेज है बेक्यूरल रेज। क्लियर? आई बात में। फिर देखिए अगली चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जामिनेशन से है, क्लाउड चैम्बर। क्लाउड चैम्बर क्या चीज होता है? क्लाउड
चेम्बर, ठीक है, क्लाउड चेम्बर। आपको जीएम काउंटर बताया गया। जीएम काउंटर क्या था भाई? रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के यंत्र थी एक तरीके से। जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी मीन्स रेडियो सक्रियता की माप की जाती थी, ठीक है, ये पीछे बताया गया। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, सोडी-फैजान का नियम। तो पिछले वीडियो से आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सोडियो-फैजान का नियम या फिर जीएम काउंटर क्या है, ठीक। तो उसी में से एक इम्पोर्टेंट चीज है आज के लिए आपकी कि क्लाउड चैम्बर, जिसको बोलते हैं अब्रपोस्ट। अब्रपोस्ट क्लाउड चैम्बर क्या है भाई? अब्रपोस्ट। क्लाउड चैम्बर के द्वारा क्या किया जाता है, ये भी एक तरह से समझिए यंत्र है। जैसे जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता मापी जाती है, ऐसे क्लाउड चैम्बर मीन्स अब्रपोस्ट से किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की उपस्थिति पता की जाती है, पता लगाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है, इसका यूज क्या है? यूज क्या है? प्रेजेंस, यूज ये है कि टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ, फाइंड द presence of, find the presence of radioactive particles, radioactive particles, ठीक है। इसके द्वारा हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, कि किसी एलिमेंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट है कि नहीं। फाइंड द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ये इसका क्या है? यूज है, ठीक है। इनके यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की प्रेजेंस को प्राप्त करते हैं, पता लगाने के लिए। फिर दूसरी चीज है, इसके द्वारा इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की एनर्जी मापी जाती है। इनके द्वारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की एनर्जी मापी जाती है। फाइंड द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड एनर्जी, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की प्रेजेंस और उनकी एनर्जी मापने के लिए क्लाउड चैम्बर अब्रपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके आविष्कारक है, इनके आविष्कारक की बात करते तो CRT विल्सन, ठीक है। इनके आविष्कारक या डिस्कवरर की बात करते हैं, आविष्कारक क्या है? आविष्कारक CRT विल्सन, ठीक है, CRT विल्सन, ठीक, CRT विल्सन इनके क्या है? आविष्कारक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाउड चैम्बर क्या है। क्लाउड चैम्बर क्या है? तो क्लाउड चैम्बर क्या है कि क्लाउड चैम्बर किसी भी तत्व में, किसी एलिमेंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के प्रेजेंस, फाइंड द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी, और उनकी एनर्जी मापने की ये डिवाइस एक तरीके से। इसके आविष्कारक कौन है? CRT विल्सन। CRT क्या है? इसके विल्सन है, ठीक है। तीन जानकारी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बैकग्राउंड रेज क्या है और क्लाउड चैम्बर क्या है। फिर इसके बाद बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया गया, रेडियो आइसोटोप्स, शब्द जोड़ दिया गया, क्या? रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स में क्या कहा जा रहा है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक, एक ही एलिमेंट। आइसोटोप्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एलिमेंट सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर क्या होते हैं? अलग होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। तो ऐसे यहाँ रेडियो, एक शब्द पड़ गया रेडियो आइसोटोप्स। तो कहा जा रहा है रेडियो आइसोटोप्स कैसे बनेगा, ठीक। तो रेडियो आइसोटोप्स बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जब किसी भी एलिमेंट में, जैसे बात कर दी जाए सोडियम की बात कर दी जाए, ठीक है,
सोडियम की बात कर दी जाए, कैल्शियम की बात कर दी जाए, कोबाल्ट है, कार्बन है, आयोडीन है, ऐसे एलिमेंट्स पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाए, ऐसे एलिमेंट्स पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाए तो बताया गया कि वह एक न्यूट्रॉन गेन कर लेता, मतलब एक न्यूट्रॉन वह ले लेता है। तो एक न्यूट्रॉन ले लेने के बाद वह एलिमेंट जिस रूप में एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाता है, उसका रेडियो आइसोटोप्स कहलाता है। जैसे कहा गया कि यदि सोडियम है, एग्जांपल के रूप में सोडियम 1123 है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 और एटॉमिक मास 23। तो इस पे जब एक न्यूट्रॉन की न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई गई, समझिए बात, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई गई तो ये सोडियम क्या हो गया, 1124 हो गया। सोडियम क्या हो गया, 1124 बन गया। तो ये रेडियो आइसोटोप्स हो गए। ये क्या कहलाएंगे, रेडियो आइसोटोप्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, आइए समझ। तो होते हैं रेडियो आइसोटोप्स। कह रहा है कि व्हेन ए नॉर्मल एलिमेंट such normal elements such as sodium, calcium, cobalt, carbon, iodine, etc. are subjected to neutron, इस पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएं, are subjected to neutron bombardment in a nuclear reactor, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो दे कैप्चर वन और मोर न्यूट्रॉन। तो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं और सो एज टू फॉर्म रेडियो आइसोटोप्स, और इस तरह से क्या बनाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स बनाते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? तो बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों को हमारे साथ जुड़िएगा। ऐसे ही हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे पॉइंट्स को तैयार कराएंगे जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे पॉइंट्स लगभग एग्जामों में रिवाइज होते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके लिए तैयार करा रहा हूं, लेकर आया हूं। ये साथियों सहयोग करते रहिए, हम भी आपका इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। फिर देखिए, रेडियो, विभिन्न रेडियो आइसोटोप्स के यूज की बात होती है। हमसे पूछा जाता है कि इस आइसोटोप्स का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोडियम का यूज है, सोडियम रेडियो आइसोटोप, सोडियम का रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सोडियम, ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सोडियम यूज्ड इन डिटेक्टिंग द कैंसर। ठीक है, किसके यूज में किया जाएगा, डिटेक्टिंग द लोकेशन ऑफ कैंसर। ठीक, रेडियो आइसोटोप सोडियम इज यूज्ड for detecting the location of cancer, location of cancer। ठीक है, हमारी बॉडी में कैंसर डिजीज, मतलब कैंसर डिजीज को कैंसर डिजीज के लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। फिर दूसरी चीज, ये सोडियम, जो सोडियम आइसोटोप्स है, सोडियम आइसोटोप्स का यूज हम लोग आयन लीकेज किसमें करते हैं, आयन लीकेज इन अंडरग्राउंड, आयन लीकेज इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होते हैं, पेट्रोलियम, ऑयल लीकेज इन अंडरग्राउंड पेट्रोलियम, बात एक बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, जो अंडरग्राउंड पेट्रोलियम पाइपलाइंस हैं, उनके बीच यदि लीकेज आ जाती है तो उस लीकेज को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम आइसोटोप्स का यूज करते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? तो सोडियम आइसोटोप्स का यूज फॉर डिटेक्टिंग द लोकेशन ऑफ कैंसर, ऑयल लीकेज इन अंडरग्राउंड पेट्रोलियम पाइपलाइंस। फिर इसके बाद यहां देखिए कहा गया
कि सोडियम का जो यूज है डिटेक्टिंग द लोकेशन ऑफ कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में सोडियम आइसोटोप्स का यूज किया गया है। लेकिन उस कैंसर डिजीज की क्यूरिंग के लिए, मतलब उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किसका रेडियो आइसोटोप्स यूज होगा? तो कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट रेडियो आइसोटोप्स। कोबाल्ट रेडियो आइसोटोप्स, कोबाल्ट रेडियो आइसोटोप्स, कोबाल्ट रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड फॉर, कोबाल्ट रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड फॉर क्यूरिंग, यूज्ड फॉर क्यूरिंग द कैंसर डिजीज, यूज्ड फॉर क्यूरिंग द कैंसर डिजीज। कैंसर डिजीज की क्यूरिंग में, कैंसर डिजीज के इलाज में कोबाल्ट रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो आप सभी इस क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और अपने दोस्तों, अपने साथियों जो भी अपने वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा साथियों। देखिए अगला और भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शायद आप लोग जानते होंगे इसके, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का यूज किसमें किया जाता है? ग्वाइटर डिजीज के लिए। किसके लिए किया जाता है? ग्वाइटर डिजीज के लिए। ठीक है, किसमें? ग्वाइटर डिजीज, या फिर कह दें तो इसको थायराइड कैंसर, THY, थायराइड कैंसर। ठीक है, थायराइड कैंसर की डिजीज में या फिर ग्वाइटर में रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक, और यदि बात करें तो रेडियो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो रेडियो आइसोटोप्स होता है इसका यूज होता है फ्यूल के रूप में। ठीक है, फ्यूल के रूप में, एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल, एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। किसका? रेडियो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 92-235 का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किया जाता है। फिर बात कर ले तो ये रेडियो आइसोटोप्स है कार्बन 6 कार्बन 14 का। ठीक है, 6 कार्बन 14 का यूज जो होता है किसमें किया जाता है? कार्बन डेटिंग में। किसमें? कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग में किया जाता है। ठीक है, 6 कार्बन 14, कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप्स का यूज कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि किसी जीवाश्म, किसी फॉजिल्स जो अवशेष मिलते हैं हमें अर्थ पृष्ठ से, उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए, उनकी कार्बन डेटिंग में क्या होता है, जो फॉजिल्स प्राप्त होते हैं अर्थ से, उनकी एज डिटर्मिनेशन के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या देखते हैं। जितने कार्बन परमाणुओं की संख्या उसमें जितनी अधिक होगी, बताया जाता है कि उतना ओल्ड फॉसिल फ्यूल्स है। कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी कम होगी, बताया जाता है कि उतना न्यूअर, उतना जल्दी का जो है क्या है, फॉसिल्स है। ठीक है, तो इस आधार पे उसकी एज डिटरमाइन की जाती है। इसी में एक चीज बताया जाता है, अर्ध जीवन काल। क्या कहा जाता है? अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ स्पेन, हाफ लाइफ स्पेन। ठीक है, या फिर कहा जाता है हाफ लाइफ स्पेन। ठीक है, अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल। ठीक, अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल में होता क्या है कि
इसमें यह बताया जाता है कि कितने समय में किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है। कितने समय में किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है, वही समय उसका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ स्पेन मीन्स अर्ध जीवन काल कहलाता है। ठीक है, अर्ध जीवन काल मतलब जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए, परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए। ठीक है, जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए वह उसका क्या कहलाता है, अर्ध जीवन काल कहलाता है। क्लियर, आई बात में। तो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता से आपको बताई गई, जिसमें आज हम लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जाना। ठीक, यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, रेडियम। ऐसे रेडियम के बारे में भाई किसने बताया था, तो रेडियम की खोज किसने की थी, पी क्यूरी। किसने की थी, पी क्यूरी, और मैडम क्यूरी ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा, अल्फा बीटा गामा रेज सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में किसने अध्ययन किया था, अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में रदरफोर्ड ने। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव तत्व के रेज में बताए थे। इसी अल्फा बीटा गामा रेज को क्या बोला गया, वैक्यूलर रेज बोला गया। ठीक है, क्लाउड चैम्बर, अब क्रस्ट क्या है, अब क्रस्ट क्या, कोस्ट क्या है, क्लाउड चैम्बर। तो बताया गया इस क्लाउड चैम्बर के द्वारा किसी तत्व में, किसी एलिमेंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, कणों की उपस्थिति और उनकी ऊर्जा का माप किया जाता है, जिसके आविष्कारक सीआरटी विल्सन थे। जिसके आविष्कारक क्या थे, सीआरटी विल्सन। किसके, अब कोस्ट। जीएम काउंटर क्या है भाई, रेडियो सक्रियता की माप करने का इकाई है। ठीक है भैया, यंत्र है जीएम काउंटर। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को बातें समझ में आई होगी, क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और भी अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िएगा। ऐसे नई नई क्लास, ऐसे नई नई जानकारियों के साथ हम आपसे अपडेट होते रहेंगे, आपको भी अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।